सीएसएन स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग, आशा करते हैं कि अच्छा होंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग क्लास 12 की इकोनॉमिक्स, जो कि आप लोग जानते हैं कि प्रोजेक्ट रेल के नाम से कोडरमा डिस्ट्रिक्ट से तीन मॉडल सेट निकाला गया है। ठीक है, तो तीन मॉडल सेट में जो आप लोगों का मॉडल सेट नंबर 2 है, मॉडल सेट नंबर 2 के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में करेंगे। ठीक है, इससे पहले आप लोगों का मॉडल सेट नंबर 1 के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करवा चुके हैं, सेट 3 के एमसीक्यू क्वेश्चन और सेट 2 के एमसीक्यू क्वेश्चन करवा चुके हैं इसी चैनल में। ठीक है, अगर नहीं देखे तो जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में जो मॉडल सेट नंबर 2 है, इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करेंगे इस वीडियो में। एक एक प्रश्नों को आसानी से समझेंगे और एक एक प्रश्नों को आसानी से हल करेंगे। जैसे कि यहाँ पर आ गया, सबसे पहले है कि यहाँ पर इस तरह का है कि निम्नलिखित में से किन्हीं, यहाँ पर एक सेकेंड, कि निम्नलिखित में से किन्हीं 5 प्रश्नों को उत्तर दीजिए। ठीक है, और प्रत्येक प्रश्न में आपको 2 अंक मिलेगा, इसलिए 5 × 2 10 अंक मिलेगा इसमें। ठीक है, जैसे कि एक पहला प्रश्न इसमें है, एक नंबर प्रश्न है कि केंद्रीय बैंक एवं व्यापारिक बैंक में कोई एक अंतर लिखे। ठीक है, कि केंद्रीय बैंक क्या है, आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और व्यापारिक बैंक बहुत सारा है, जैसे एसबीआई, पीएनबी, ये सब क्या है, व्यापारिक बैंक है। तो इसमें क्या अंतर है दोनों में? देखिए, केंद्रीय बैंक है जो कि आरबीआई है, आरबीआई क्या करता है, सभी बैंकों को कंट्रोल करता है, नियंत्रण करता है। और व्यापारिक बैंक क्या होता है, व्यापारिक बैंक आरबीआई के नियंत्रण में होता है। ठीक है, यानी आरबीआई के द्वारा नियंत्रण होता है व्यापारिक बैंक। तो वही है कि केंद्रीय बैंक सभी बैंकों पर नियंत्रण करता है, जबकि व्यापारिक बैंक केंद्रीय बैंक के नियंत्रण में कार्य करते हैं। ठीक है, एकदम आसान है। अब अगला प्रश्न देखते हैं, 2 नंबर की कर की परिभाषा दीजिए। कर यानी टैक्स। टैक्स क्या होता है? टैक्स किसी भी राज्य या किसी भी केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है, जो किसी वस्तु या सेवा पर लगाया जाता है। ठीक है, तो कर क्या है, किसी राज्य द्वारा व्यक्तियों या विभिन्न संस्था से जो अधिभार से या धन लिया जाता है, उसे कर कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, कर कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर 3 नंबर है। 3 नंबर, सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में क्या अंतर है? ठीक है, तो देखिए इसको आसानी से समझेंगे। सकल घरेलू उत्पाद, देखिए यहाँ पे क्या है, घरेलू मतलब घर की सीमा के अंदर। जैसे एक मान लेते हैं कि पूरा ये भारत है। ठीक है, ये पूरा गोला क्या है, भारत है। तो इस भारत के अंदर देश, चाहे देशवासी हो या विदेशी हो, ठीक है, देशवासी हो या विदेशी हो, दोनों लोगों के द्वारा जो भी उत्पादन किया जाता है, उसके मौद्रिक मूल्यों को क्या कहा जाता है, जीडीपी। ठीक है, ये हुआ जीडीपी। और देखेंगे सकल राष्ट्रीय उत्पाद, देखिए यहाँ पर राष्ट्रीय है, तो राष्ट्रीय मतलब क्या, देश। ठीक है, राष्ट्रीय मतलब देश, यानी देशवासियों के द्वारा। ठीक है, इसमें देशवासियों के द्वारा, इसमें विदेशी नहीं लिया जाएगा। ठीक है, देशवासियों के द्वारा, चाहे वो देश के अंदर किसी वस्तु का उत्पादन करे या देश के बाहर, यानी अमेरिका या चीन या ब्रिटेन या किसी भी जगह पर उत्पादन करे, लेकिन देश के निवासी होना चाहिए। ठीक है, केवल देश का निवासी इसमें होगा। तो देश के निवासी द्वारा, चाहे देश के अंदर या देश के बाहर किसी भी वस्तु का उत्पादन करे, उसके मौद्रिक मूल्य को जीएनपी या सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। ठीक है, अब इसको परिभाषा से देख लेते हैं कि सकल घरेलू उत्पाद देश के घरेलू सीमा में, ठीक है, घरेलू क्षेत्र में उत्पादित सभी अंतिम वस्तु तथा सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को बताता है, जबकि सकल राष्ट्रीय उत्पाद देश में सामान्य निवासी यानी देश के नागरिक ही, ठीक है, द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तु तथा सेवाओं को बाजार मूल्य होता है। ठीक है, दोनों को समझ गए, सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद। अब अगला प्रश्न है 4 नंबर प्रश्न है कि साख सृजन किसके द्वारा किया जाता है? साख सृजन, ठीक है, साख मतलब एक तरह का ऋण। ठीक है, ऋण किसके द्वारा सृजन किया जाता है? ऋण किसके द्वारा दिया जाता है? बैंकों के द्वारा, यानी साख सृजन बैंकों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर 5 नंबर है कि अप्रत्यक्ष कर को परिभाषित कीजिए। ठीक है, जैसे कि कर 2 तरह की होती है, एक प्रत्यक्ष कर होता है और एक अप्रत्यक्ष कर होता है। ठीक है, लेकिन यह प्रश्न है कि अप्रत्यक्ष कर क्या होती है? ठीक है, तो अप्रत्यक्ष कर क्या होती है? देखिए, अप्रत्यक्ष कर किसी लोगों पर, मतलब इसमें करापात और कराघात अलग अलग होती है। जैसे करापात और कराघात क्या है, जैसे यहाँ पर करापात लेते हैं, इधर लेते हैं कराघात। ठीक है, इधर लेते हैं कराघात। जैसे करापात हो गया दुकानदार हो गया, दुकानदार बहुत सारे वस्तु और सेवा को बेचता है। तो दुकानदार उस वस्तु को बेचता है, तो कौन खरीदता है? यहाँ पर ग्राहक खरीदता है। ठीक है, ग्राहक खरीदता है, यानी ग्राहक को क्या कहा जाता है, कराघात। तो यहाँ पर ग्राहक लोग ही वस्तु, मतलब उस वस्तु की टैक्स देता है, जैसे जीएसटी देता है, यानी इसमें मतलब क्या होता है, टैक्स ये हस्तांतरित हो जाता है, जैसे दुकानदार से ग्राहक की ओर ये हस्तांतरित हो गया। ठीक है, तो उसको कहा जाता है अप्रत्यक्ष कर। ठीक है, तो अप्रत्यक्ष कर क्या है? अप्रत्यक्ष कर सामान्यतः वस्तु और सेवाओं पर लगाए जाते हैं, जिसमें करापात और कराघात
अलग अलग व्यक्ति या संस्था हो सकते हैं। उदाहरण जीएसटी जो कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, सीमा शुल्क है, उत्पाद शुल्क वैट यानी वैल्यू एडेड टैक्स आदि, ये सब क्या है अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण है। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पे 6 नंबर है कि एकाधिकार का अर्थ लिखिए। ठीक है, एकाधिकार क्या है? जैसे एक लोगों की अधिकार होगा, किसका होगा? एक लोगों का अधिकार होगा, उसे क्या कहेंगे? एकाधिकार। जैसे कि आप लोग एकाधिकार बाजार के बारे में भी देखिए, एकाधिकार बाजार में क्या होता है? एक ही विक्रेता होता है। ठीक है, सभी वस्तुओं का मालिक एक होता है, यानी एक ही अधिकार होता है। ठीक है, उसको कहा जाता है एकाधिकार। एकाधिकार का तात्पर्य है कि एक ही व्यक्ति या संस्था का अधिकार। ठीक है, उसको कहा जाता है एकाधिकार। अगला प्रश्न देखते हैं जाकर, यहाँ पर 7 नंबर है। 7 नंबर प्रश्न है कि सरकारी बजट से आप क्या समझते हैं? देखिए, सरकारी बजट क्या है? जैसे कि सरकार के द्वारा बजट पेश किया जाता है हर साल के फरवरी महीना में केंद्र सरकार के द्वारा। ठीक है, तो सरकारी बजट क्या है? देश के अंदर एक वित्तीय वर्ष में जो कि आय और व्यय यानी आय और खर्च का जो भी होता है उसके लेखा जोखा को ही क्या कहा जाता है? सरकारी बजट। तो सरकारी बजट क्या है? किसी एक वित्तीय वर्ष में सरकार के आय और व्यय के लेखा जोखा को सरकारी बजट कहा जाता है। ठीक है, इसको कहा जाता है सरकारी बजट। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि वित्तीय वर्ष क्या होते हैं। ठीक है, वित्तीय वर्ष मतलब ये आप लोग कमेंट कीजिए कि वित्तीय वर्ष की मतलब वर्ष क्या होते हैं, कब से कब तक इसका आकलन किया जाता है वित्तीय वर्ष को। ठीक है, इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर है लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि निम्नलिखित में से किन्हीं 5 प्रश्नों को उत्तर देने के लिए कहा गया है, लेकिन बहुत सारा प्रश्न है तो सभी प्रश्नों का हल करा देंगे। आप लोग को जो वाला आसान होगा वो वाला आप लोग दीजिएगा। ठीक है, एक प्रश्न में आपको 3 नंबर मिलेगा और यहाँ पर 5 प्रश्न में 15 नंबर मिलेगा। ठीक है, जैसे कि आप 8 नंबर प्रश्न है तो जो कि आप लोगों को मॉडल सेट नंबर में दिया गया 8 नंबर प्रश्न, क्वेश्चन को ठीक तरह से नहीं लिखा गया है। क्या मतलब लिखा गया है समझ में नहीं आ रहा है। आप लोग को अगर समझ में आ रहा है तो आप लोग को जैसे कि CSN स्टडी के टेलीग्राम चैनल में मिल गया क्वेश्चन, सब कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अगला प्रश्न देखते हैं 9 नंबर कि सरकारी बजट के उद्देश्यों को लिखिए। तो सरकारी बजट पेश करता है तो क्यों पेश करता है? कि देश के अंदर जो मुद्रास्फीति या अवस्थिति होती है उसको नियंत्रण करने के लिए, वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों को नियंत्रित रखने के लिए सरकारी बजट हर साल पेश किया जाता है। ठीक है, तो यही इसका उद्देश्य होता है। तो बजट के माध्यम से सरकार का उद्देश्य व्यापार में उतार चढ़ाव जैसे मुद्रास्फीति या अपस्फीति को रोकना है। अर्थव्यवस्था में वस्तु और सेवा की कीमतों को स्थिर रखने के लिए सरकार अपस्फीति के समान समय घाटे का बजट, जब अपस्फीति होती है तब घाटे का बजट पेश किया जाता है, और जब मुद्रास्फीति होती है तो अधिशेष बजट रखती है। ठीक है, किसी भी देश की आर्थिक वृद्धि उस देश में हो रही है निवेश पर निर्भर करती है। ठीक है, ये हुआ सरकारी बजट के उद्देश्य। अब देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर। 10 नंबर क्या है कि वस्तु विनिमय प्रणाली के किसी एक दोष का वर्णन कीजिए। ठीक है, एक दोष का वर्णन करने के लिए कहा गया है। ठीक है, तो वस्तु विनिमय क्या होता है? वस्तु विनिमय यही होता है कि देखिए वस्तु विनिमय क्या होता है, जैसे दो लोग हैं तो एक पहला व्यक्ति इस व्यक्ति को कुछ सामान देगा और उसके बदले इस वस्तु से मतलब दूसरा व्यक्ति से कोई दूसरा सामान लेगा। ठीक है, यानी आदान प्रदान होगा वस्तुओं का, उसको कहेंगे वस्तु विनिमय। ठीक है, तो इसके दोष क्या है? देखिए, इसके एक प्रमुख दोष ये है, जैसे कि लेते हैं। ठीक है, 2 व्यक्ति लेते हैं, जैसे यहाँ पर एक व्यक्ति है, यहाँ पर एक दूसरा व्यक्ति है। ठीक है, तो पहले व्यक्ति को मान लेते हैं कि पहले व्यक्ति के पास चावल है। ठीक है, पहले व्यक्ति के पास चावल है और पहले व्यक्ति की ज़रूरत किसकी है? मान लेते कि कपड़ा की ज़रूरत है। ठीक है, कपड़ा की ज़रूरत है, तो पहला व्यक्ति क्या कहेगा कि किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाएगी जिसको चावल की ज़रूरत हो और जिसके पास कपड़ा मौजूद हो। तो पहले व्यक्ति को ढूंढना पड़ेगा ना, सबसे पहले इसको ढूंढना क्या पड़ेगा कि किसके पास कपड़ा मौजूद है। ठीक है, तो बहुत सारे व्यक्ति के पास जाएगी, जैसे कोई तीसरा व्यक्ति है, कोई चौथा व्यक्ति है, तो किसके पास कपड़ा है उसके पास जाएंगे, और उसको यह भी ढूंढना होगा कि ऐसे व्यक्ति जिसके पास कपड़ा तो मौजूद ही, साथ में उस व्यक्ति को चावल की भी आवश्यकता हो, तभी वो व्यक्ति उस वस्तुओं का आदान प्रदान करेगा। तो एक क्या है, एक बहुत बड़ा दुविधाग्रस्त है इस तरह का। ठीक है, तो ये एक मतलब इसकी समस्या है। ठीक है, एक दोष है प्रमुख। तो क्या दोष है? इसको कहा जाता है दोहरे संयोग का अभाव। जैसे कि वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत विनिमय केवल उसी समय संभव हो सकता है जब व्यक्ति के पास एक दूसरे की आवश्यकता की वस्तु हो और साथ ही आपस में एक दूसरे को बदलने के लिए तैयार हो। जैसे दोनों व्यक्ति आपस में एक दूसरे को बदलने के लिए तैयार हो, परंतु ऐसा सदैव संभव नहीं होता है, कभी कभी मिलता भी है, नहीं मिलता है। इसलिए मुद्रा का आविष्कार हुआ जो कि आसानी से वस्तु विनिमय हो जाता है। उदाहरण के लिए यदि एक व्यक्ति चावल के बदले में कपड़ा चाहता है तो वह विनिमय तभी कर सकेगा जब उसे ऐसा व्यक्ति मिल जाए जिसके पास बदलने के लिए न केवल कपड़ा हो बल्कि जैसे चावल को भी उसका आवश्यकता हो। परंतु व्यावहारिक जीवन में ऐसा दोहरा संयोग बहुत ही कठिनता से ही मिलता है। ठीक है, ये वस्तु विनिमय के दोष।
अब अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं 11 नंबर कि भुगतान शेष के चालू खाते के घटक को लिखिए। ठीक है, जैसे दो तरह के खाते होते हैं, एक चालू खाता एक पूंजी खाता। ठीक है, तो चालू खाते के क्या यहाँ पर घटक है, उसके घटक को लिखने के लिए कहा गया। ठीक है, तो भुगतान शेष के चालू खाते के घटक निम्नलिखित है, जैसे कि पहला नंबर है कि दृश्य वस्तुओं का निर्यात और आयात। दृश्य वस्तु यानी जो वस्तु का हम लोग देख सकते हैं, ठीक है, उसको कहा जाता है दृश्य वस्तु। तो जैसे दृश्य वस्तु का आयात और निर्यात चालू खाता की सबसे बड़ी घटक है। निर्यात को लेनदारी पक्ष यानी किसी दूसरे देश में हम किसी वस्तु का भेजते हैं उसको निर्यात कहा जाता है, और निर्यात को क्या कहा जाता है, लेनदारी पक्ष यानी क्रेडिट साइड। तथा आयातों को यानी किसी दूसरे देश से अपने देश में किसी वस्तु को लाना को क्या कहा जाता है, देनदारी पक्ष यानी डेबिट साइड में रखा जाता है। ठीक है, ये हुआ अदृश्य। अब देखेंगे अदृश्य, अब दोनों में देखेंगे कि अदृश्य घटक, दो नंबर है अदृश्य घटक। कि अदृश्य घटक में चालू खाते के अंतर्गत यात्रियों का खर्च, व्यापारिक उपक्रम की सेवाएं, विशेषज्ञों की सेवाएं, निवेश आय तथा सरकारी लेन देन को शामिल किया जाता है। ये हुआ अदृश्य घटक। तीसरा नंबर है एक पक्षीय अंतरण। क्या होता है एक पक्षीय अंतरण? विदेशों से प्राप्त दान या उपहार आदि लेनदारी पक्ष में तथा अन्य देशों को दिए गए इस प्रकार के दान वो उपहार देनदारी पक्ष में रखा जाता है। ठीक है, अब अगला प्रश्न यहाँ पर 12 नंबर देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न है कि मध्यवर्ती वस्तु और अंतिम वस्तु में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, कि मध्यवर्ती वस्तु और अंतिम वस्तु में क्या अंतर है। तो देखिए, किसी वस्तु को निर्माण करने के लिए, किसी वस्तु को निर्माण करने या बनाने के लिए जो जो वस्तुओं का उपयोग किया जाता है, जो जो वस्तु का उपयोग किया जाता है, ठीक है, उस वस्तु को कहा जाता है मध्यवर्ती वस्तु। उसको वस्तु को क्या कहा जाता है, मध्यवर्ती वस्तु। और जो वस्तु बन के निर्माण हो जाता है या तैयार हो जाता है उसको कहा जाता है अंतिम वस्तु। ठीक है, तो दोनों में अंतर यही है कि मध्यवर्ती वस्तु वे वस्तु जो उद्योगों द्वारा कच्चे माल के रूप में प्रयोग की जाती है, जबकि अंतिम वस्तु वे वस्तु होती है जो उपभोक्ता द्वारा अंतिम वस्तु के रूप में प्रयोग होती है। ठीक है, अब अगला प्रश्न 13 नंबर है। 13 नंबर प्रश्न है कि किसी वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए। तो बहुत सारे कारक है यहाँ पर कि किसी वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित है। जैसे एक नंबर आय में कमी या वृद्धि। जैसे कि अगर लोगों के पास अगर आय में कमी होगी, लोगों के पास पैसा ही नहीं होगी तो लोग उस वस्तु को नहीं खरीद पाएगा, तो मांग इसमें प्रभावित होगी। अगर लोगों के पास आय ज़्यादा आ जाएगा, आय में वृद्धि होगी, तो लोग उस वस्तु को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में खरीद सकेंगे, यानी मांग में वृद्धि होगी। ठीक है, तो आय में कमी या वृद्धि, जब व्यक्तियों के आय में वृद्धि होती है तो वस्तुओं की मांग में वृद्धि होती है, तो जब व्यक्तियों के आय में कम होती है तो वस्तुओं की मांग में कम होती है। ठीक है, अगला प्रश्न 2 नंबर है। 2 नंबर प्रश्न है कि जलवायु या मौसम में परिवर्तन। ठीक है, जैसे मौसम में परिवर्तन होने पर भी मांग में प्रभावित होती है। जैसे अगर ठंड के मौसम में किस वस्तु की मांग होगी, जैसे यहाँ पर मांग होगी स्वेटर की मांग होगी, रजाई की मांग ज़्यादा मात्रा में होगी। अगर गर्मी की मौसम आ जाएगी तो किस वस्तु की मांग ज़्यादा मात्रा में होगी, बर्फ़ी हो गया, इस तरह बर्फ़ इस तरह की वस्तु की मांग ज़्यादा होगी। ठीक है, तो जलवायु या मौसम में परिवर्तन। मौसम में परिवर्तन के कारण भी वस्तुओं की मांग में परिवर्तन होता है। जैसे ठंड के आगे है यहाँ पर, जैसे ठंड के मौसम में, जैसे यहाँ पर एक सेकंड रुकिए, यहाँ पर ठंड के मौसम में रजाई की मांग ज़्यादा बढ़ती है तथा गर्मी के मौसम में रजाई की मांग ना के बराबर होती है। ठीक है, ये हुआ मौसम में परिवर्तन। अगला पॉइंट है कि वो पूरक वस्तु की कीमत में परिवर्तन। पूरक वस्तु क्या है कि जो वस्तु साथ साथ में चलती है, जैसे जूता और मोजा हो गया पूरक वस्तु, कार और पेट्रोल हो गया पूरक वस्तु। ठीक है, तो पूरक वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने से भी मांग को प्रभावित करते हैं। जैसे अगर मान लेते हैं कि पेट्रोल की कीमत कम होगी तो कार की मांग ज़्यादा मात्रा में होगी, पेट्रोल की कीमत ज़्यादा होगी तो कार की मांग कम मात्रा में होगी। ठीक है, उसी तरह पूरक वस्तु की कीमत में भी प्रभावित करती है। चीनी की कीमत घटने पर चाय की मांग बढ़ जाती है, अगर चीनी की कीमत घटेगी तो चाय की मांग बढ़ जाएगी। अगला पॉइंट है कि 4 नंबर की स्थानापन्न वस्तु की कीमत में परिवर्तन। स्थानापन्न वस्तु यानी एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु, जैसे चाय या कॉफ़ी हो गया। ठीक है, चाय या कॉफ़ी हो गया। अगर लोग चाय नहीं पियेंगे तो चाय के बदले क्या पियेंगे, कॉफ़ी। अगर चाय की कीमत बढ़ जाएगी तो लोग क्या करेंगे, चाय पीना छोड़ देंगे, उसके बदले में क्या पिएगा, कॉफ़ी पीना शुरू कर देंगे। ठीक है, यानी ये भी एक मांग को प्रभावित करती है। तो चाय की कीमत बढ़ने पर कॉफ़ी की मांग बढ़ जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न पर 14 नंबर है। 14 नंबर प्रश्न है कि अल्पकालीन उत्पादन फलन एवं दीर्घकालीन उत्पादन फलन में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, अल्पकालीन उत्पादन फलन को परिवर्तनशील उत्पादन फलन कहा जाता है और दीर्घकालीन को पैमाने का प्रतिफल कहा जाता है। ठीक है, अंतर को देख लेते हैं कि अल्पकालीन उत्पादन फलन एवं दीर्घकालीन उत्पादन फलन में निम्नलिखित अंतर है। जैसे कि एक नंबर है कि अल्पकालीन उत्पादन फलन परिवर्तनशील अनुपात वाला उत्पादन फलन होता है, जबकि दीर्घकालीन उत्पादन फलन समान अनुपात वाला उत्पादन फलन होता है। अगला है 2 नंबर
कि अल्पकालीन उत्पादन फलन में साधनों का प्रयोग अनुपात बदलता रहता है, जबकि दीर्घकालीन उत्पादन फलन में स्थिति में पैमाना परिवर्तित होता रहता है। ठीक है, अगला है 3 नंबर कि अल्पकालीन उत्पादन फलन कारकों के प्रतिफल को प्रकट करता है, जबकि दीर्घकालीन उत्पादन फलन पैमाने के प्रतिफल को प्रकट करता है। ठीक है, ये हो गया आप लोगों का 14 नंबर। तो आप लोगों का वीडियो थोड़ा लंबा बन जा रहा है, करीब 15 से 16 मिनट वीडियो बन गया है। तो आप लोगों का जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर है उसका इसके बाद ही तुरंत उसका वीडियो अपलोड कर देते हैं इसी चैनल में। ठीक है, तो चलिए सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर इस चैनल में कोई नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।